कैसे हैं आप लोग बाबू। आप लोग के बीच पुनः मैं लेकर के आज आया हूँ साइंस सब्जेक्ट को। वो क्लास 10th लेवल होगा हमारा। इसमें बहुत दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे। कितने लोग बोला कि सर साइंस नहीं स्टार्ट कीजिएगा, तो मैं बोला कि थोड़ा समय की इंतजार है, समय की इंतजार कीजिए, साइंस भी स्टार्ट करूंगा। जो भी आपको दिया जाएगा वो एक बेसिक कंसेप्ट सही दिया जाएगा। उसमें किसी प्रकार के आपको ऐसा नहीं होगा कि जिसमें आपको कोई परेशानी और दिक्कत हो। तो आज मैं आप लोग के सामने साइंस सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ, जिसमें सबसे पहला 10th क्लास के साइंस में उठाया हूँ। इसमें क्योंकि इस लड़के को, जो भी 10th वाले बच्चे हैं, उन लोगों को मैट्रिक एग्जाम होता है, और जो भी फिजिक्स के चैप्टर है उसमें बहुत सारे टेक्निकल पार्ट है। ऐसा वो पार्ट है कि जिससे आपको क्वेश्चन पूछता है बोर्ड के अंदर में। अगर उस चीज को नहीं जानेंगे तो आपके बोर्ड में क्वेश्चन नहीं धरा पाएगा। और उसके साथ में बहुत तरह की चीज इसको सीखना है इसके अंदर में, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको क्या क्या हूं कि आपके लिए एक ऐसा ये अध्याय आपको डाले हैं। अध्याय 10 होगा स्टार्टिंग फिजिक्स में। फिजिक्स की उत्पत्ति के बारे में आप लोग को मालूम होगा, फिजिक्स कैसे उत्पत्ति हुआ, फिजिक्स शब्द से हुआ था। और साइंस में बहुत पार्ट है, रिलेशन है उसमें। मैं आप लोग को कभी समझा देंगे उस चीज को कि कैसे साइंस के सब्जेक्ट में भौतिक अलग हो जाते हैं, केमिस्ट्री अंदर अंदर अलग हो जाते हैं, और बायोलॉजी अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपके टॉपिक स्टार्ट करने वाला है वो टॉपिक एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर मैट्रिक क्लास के अंदर में, फाइनल एग्जाम के अंदर में बहुत तरह के क्वेश्चन पूछता है। मैं बताऊंगा और एक एक क्वेश्चन को आपको बारीकी से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जो भी इसके अंदर में न्यूमेरिकल होगा वो भी समझाने का प्रयास करूंगा। और लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट होगा। बड़ा पार्ट इसलिए है कि इसमें बहुत तरह की चीज पढ़ना है। जैसे आपको बोर्ड पे थोड़ा सा दिख रहा होगा क्या लिखे हैं, प्रकाश है, प्रवर्तन है और अपवर्तन है। तीन शब्द है उसमें, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। इस तीनों शब्द जो आपको लिखा गया है, उसी तीनों शब्द पर ही आपके पूरा चैप्टर की कहानी है। और पूरा चैप्टर तीन ही पर है, लेकिन इसके अंदर में बहुत सारा चीज आपको अंदर में है कि जिसको मैं जिक्र करूंगा, तो आप देखिएगा कि क्या उसके अंदर में है। तो आइए, मैं चाहता हूं कि आगे को मैं बढ़ाऊं, क्योंकि समय का कीमत मेरे भी पास है, आप लोग के भी पास समय का कीमत है, क्योंकि बहुत सारे कार्य हम लोग को रहता है जीवा। इसके देखते हुए साइंस की स्टार्टिंग कर रहा हूं, इसको पुनः आगे को मैं बढ़ाऊंगा इस स्टेप के बाद। तो पहले आपको देखना होगा कि भौतिकी अध्याय 10 होगा। आपको एनसीईआरटी बुक उठा लीजिएगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी बुक को आपको ज्यादा अध्ययन कराता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक महत्वपूर्ण बुक है। उसी लेवल से ही बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड में जाएंगे, एनसीईआरटी बुक को अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। और दूसरी चीज, कोई भी क्लास के वीडियो अगर मेरा आप देखते हैं 7, 6, 8, 9, 6 जो भी क्लास के देखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप एक एक वीडियो को क्वालिटी के साथ देखिए, तो आपको फायदा होगा। ऐसा नहीं कि एक वीडियो छोड़ दीजिए, दूसरा वीडियो स्टार्ट कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ऊपर ऊपर छलक कर निकल जाएगा। ऐसा छलकाने के लिए नहीं आप पढ़ते हैं। आप एक एक लाइन वीडियो को मेरा देखिए और उस आधार पर अपने बुक को खोलिए और बुक को खोलकर उसका अध्ययन कीजिए कि जो मैं रूल बताए हैं, कौन सा ऐसा स्टेप है जो रूल हमारा है उसमें टच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी पढ़ाता है तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूं, यह ऐसा नहीं। आपको जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, आपको सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, आपकी लगन होनी चाहिए, आपकी उसके प्रति लालसा होनी चाहिए कि उसको कैसे प्राप्त करें। और पाठ स्टार्ट करना और पाठ के समाप्त क्वेश्चन करना आम बात है, लेकिन आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा। इस चीज को आप अपने से ही परीक्षण कर लीजिए। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग कोई भी क्लास की वीडियो मेरा देखते हैं तो आप लोग उसको एक एक अध्याय वाला वीडियो देखिए। जैसे 7 क्लास स्टार्टिंग है तो 7 क्लास का वीडियो देखिए, 8 वाला स्टार्टिंग तो 8 का पहला वीडियो देखिए। आपको प्ले लिस्ट में जाना होगा, प्ले लिस्ट के अनुसार से वीडियो डाले हैं। अभी मैथमेटिक्स छोटे क्लासों में है, साइंस उसमें भी आ जाएगा। अभी 10th साइंस स्टार्ट करेंगे, इसके बाद 9th स्टार्ट करेंगे, तब 8 स्टार्ट करेंगे। और उसमें जो भी प्रयोग है, आपको कोशिश करूंगा कि प्रयोग को भी आपको टच कराने का मैं बात बताऊंगा, क्योंकि जो भी संभव होगा मेरे वीडियो के माध्यम से आपको देने का कष्ट करूंगा। उसी के अनुसार से ये क्लास आपको मैं दे रहा हूं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये आप लोगों के लिए आगे भविष्य में कुछ ऐसा हम कर सकें जिसके माध्यम से आप लोग की पढ़ाई एडवांस हो जाए। क्योंकि मैं आपको एक एनसीईआरटी बुक के लिमिट नहीं हूं, ये एनसीईआरटी बुक मेरा कुछ हद तक समाप्त हो जाएगा तो मैं आपको इसके अलग भी क्वेश्चन अभ्यास कराऊंगा, जो मैट्रिक बोर्ड से संबंधित होगा, जिसकी क्वालिटी कुछ होती है, जिसकी क्वांटिटी कुछ होती है, जो क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड के अंदर में पूछता है, क्यों पूछता है, कहां पूछता है, इस पर भी जिक्र करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, एक दूसरे को बताइए। कोई भी बच्चा
क्लास के हो, देखे, उसको समझे, उसमें कहीं भी कमी है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उसको स्वागत करने के लिए तैयार हूं, उस कमेंट को स्वीकारने के लिए तैयार हूं। जो भी कमियां उसके अंदर में आप निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आइए मैं टॉपिक पे बात करता हूं। सबसे पहले मैं आपको लिखा हूं प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। यहाँ पे तीनों शब्द जो देख रहे हैं आप बाबू, ये तीनों तीन चीज है, तीनों एक शब्द नहीं है, तीनों अलग अलग चीज है। प्रकाश अलग है, परावर्तन अलग है, अपवर्तन अलग है, ठीक है। परावर्तन और अपवर्तन में आपको ये एक क्लास के अंदर में थोड़ी सी इसकी जानकारी मिली है, एट क्लास में थोड़ी सी इसकी जानकारी मिलेगी, और इसके जानकारी थोड़ा सा आपको मिलेगा 7 क्लास में। अगर आप बुक पढ़ते होंगे तो एनसीईआरटी बुक उठाकर देख लीजिए कि मेरा प्रयोग या मेरा सिद्धांत जो है उस पर लागू होता है कि नहीं, ठीक है। प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, तीनों जो शब्द आपको दिया गया, तीनों अलग अलग चीज है। इसमें आपको मैं लिखा हूं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इस तीनों में अंतर है। तो सबसे पहले मैं प्रकाश के बारे में बात किया हूं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश आपको समझे, प्रकाश लाइट, इंग्लिश लिखा गया है लाइट होता है। यहाँ पे लिखे हैं शब्द प्रकाश बाह्य भौतिक कारण है। बाह्य भौतिक कारण के मतलब क्या होता है? प्रकाश जो है एक प्रकार के बाहर से आने वाला भौतिक कारण है, ठीक है, भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। यदि आपके ऊपर प्रकाश नहीं हो, आप अंधेरा रूम में हैं और आपके ऊपर प्रकाश नहीं हो, तो क्या आपका आंख देखने के लिए आगे बढ़ेगा या आंख देखने के लिए ललायत होगा? नहीं। या दिमाग उसको सोचेगा कि हमको दिखाई दे कोई? नहीं। तो ये सिंपल सी बात है कि जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक आप किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ये पहला चीज समझना होगा। तो उसी को बताया गया कि प्रकाश बाह्य भौतिक कारण है, माने बाहर से आने वाला एक भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु समझते होंगे, दुनिया में कोई भी सामान जो भी चीज दिखते हैं वो वस्तु है, वो देखने के लिए देखने की अनुभूति होती है। मतलब एक प्रकार से आपके अंदर में जिज्ञासाएं होती है कि हम उस चीज को देख पाए, हमको देखने की लालसा बनती है कि उसको हम देख पाए। कब? जब प्रकाश होगा तब। जब प्रकाश नहीं होगा, ये अगर नहीं होता है तो आपको किसी प्रकार के देखने की लालसा या लगन नहीं होगी, ये क्लियर है। दूसरी चीज, एक बात यहां पे मैं कहने वाला हूं, जिसको मैं बोला उसको खंडित भी कर रहा हूं। मैंने बोला कि प्रकाश जब तक नहीं रहेगा तो आपको किसी चीज को देखने की अनुभूति नहीं होगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको मैं यहाँ पे विखंडित करता हूं शब्द को। प्रकाश रहने के बावजूद आप वस्तु को नहीं देख पाएंगे। वो आपको इसके अंदर में बताएंगे कि क्यों। जब तक आपकी वस्तु की प्रकाश, जब तक वस्तु की प्रतिबिंब आपकी आंखों में नहीं बनेगी तब तक आप उस वस्तु को आप देख नहीं पाएंगे। इस पाठ का बहुत सारा गहरा संबंध है हमारे जीवन से, और इसी पाठ के आधार पर हम लोग आंखों में लेंस लगाते हैं जिसको चश्मा बोलते हैं, या चेहरा देखते हैं, या गाड़ी में लाइट देखते हैं। इस पाठ से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है, और इस बहुत सारा ये पाठ जो है आपके फिजिक्स के अंदर में बहुत टफ पाठ है, 10th क्लास के अंदर में ये बहुत सुंदर पाठ है, ठीक है। तो प्रकाश बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक आप किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अथवा दृष्टि की भौतिक अनुभूति के प्रकाश कहते हैं। यहाँ पे एक परिभाषा मैं और दिया हूं कि दृष्टि माने समझते हो आंख, चक्षु इसको बोलते हैं। दृष्टि माने देखने की भौतिक अनुभूति, भौतिक माने प्राकृतिक रूप से हमारे आंख जो है किसी चीज को जिज्ञासा उत्पन्न करती है कि हम देख ले, ठीक है। अनुभूति को प्रकाश कहते हैं, जिससे हमारे आंख को ललसा लगन जगे कि मैं किसी चीज को देखूं। तो याद रखिए कि बिना प्रकाश में आंख देखने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। यह हो गया आपका दूसरा परिभाषा। एक परिभाषा यहां हो गया कि प्रकाश बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। दूसरा परिभाषा हो गया कि दृष्टि की भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। यह दूसरा परिभाषा मैंने आपको दिया हूं कि जिसके द्वारा हमें देखने की अनुभूति पैदा हो, वो भी प्रकाश कहलाता है। तीसरा परिभाषा यहां देखो कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है, इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रकाश की हम बात कर रहे हैं अभी तक बहस की, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा आप समझते हो कि ऊर्जा कितने प्रकार के हैं? ऊर्जाओं के बहुत प्रकार होते हैं। उसमें से एक प्रकार प्रकाश जो है ऊर्जा का ही रूप है। माने एक रूप जो है प्रकाश जो शब्द दिए किसी के माध्यम से, किसी के सहारा से प्रकाश शब्द बना है यहाँ पे, क्योंकि यह जो है ये किसी न किसी प्रकार की किसी के मदद के द्वारा ही प्रकाश शब्द आया है। तो इसी का मतलब है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। माने ऊर्जा जितना है ना उसी में का एक रूप प्रकाश भी है। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं कि विद्युत ऊर्जा से बल्ब को जलाना, आप समझते होंगे कि बिजली, आपके घरों में लाइट है,
लाइट होगी तो आपके घर में मरकरी ट्यूबलाइट होगा, बल्ब होगा, या जो भी चीज आप जलाते हुए उसके अंदर में क्या देखते हैं कि जब भी आपने उसके कनेक्शन कर देते हैं, विद्युत परिपथ पाठ में मिलेगा सारा चीज, तो उसमें जब कनेक्शन करके बटन को ऑन करते हैं तो क्या होता है, प्रकाश जो है वो देने लगता है, प्रकाश जो है फैला देता है। तो क्या है, विद्युत ऊर्जा से प्रकाशित ऊर्जा में बल्ब बदलने का काम किया। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम कौन किया, तो बल्ब किया। लेकिन ऊर्जा कैसा है, तो विद्युत से हमने करंट उसमें दिया, करंट से बल्ब ने रोशनी दिया, तो क्या हो गया, एक प्रकार से प्रकाश ऊर्जा जो है किसी न किसी ऊर्जा का रूप हो गया, इसलिए इसको कहा जाता है कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं कि जो भी इस दुनिया के अंदर में प्रकाश है, वो प्रकाश कहां से आया है, प्रकाश कैसे आता है। इस संसार के अंदर में, पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर में जो भी प्रकाश आपको दिख रहा है, दिन में आप देखते हैं कोई काज करते हैं प्रकाश में, अंधेरी रात में आपने लाइट के सहारा, मरकरी के सहारा, ट्यूबलाइट के सहारा या किसी प्रकार के रोशनी के सहारा काम कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति रूप में अगर देखिए तो जो दिन के उजालों में प्रकाश मिलता है, वो प्रकाश किसी भी कीमत पर आप में नहीं हो सकती। कितनों आप उजाला करेंगे फिर भी कुछ दूर जाकर के वो अंधेरा हो ही जाता है। कितनों आप जनरेटर का प्रयोग कीजिए, लाइट का प्रयोग कीजिए, बैटरी का प्रयोग कीजिए, फिर भी वो आपको क्या होता है, अंधेरा हो ही जाता है। तो इस दुनिया में जो भी प्रकाश है वो कहां से आया, उसके बारे में मैं जिक्र किया हूं। यहां पे लिखा हूं कि प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत के मतलब कि प्रकाश कहां से आया, ये मुख्य बात है, प्रकाश कहां से आया। तो ये सिंपल सी बात है कि प्रकाश जो है, प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश के स्रोत इस दुनिया में दो ही हैं। पहला आपको है कि प्राकृतिक प्राकृतिक प्रकाश और एक है मानव निर्मित प्रकाश। समझिए प्राकृतिक प्रकाश क्या है भाई, प्राकृतिक के मतलब जो मनुष्य ने न बनाया हो, जिसको मनुष्य ने न तैयार किया हो, जिस प्रकाश को मनुष्य ने न पैदा किया हो, ना उसको बनाया हो, ना उसको किसी प्रकार के संचय करने का प्रवेश किया, मैंने संचय तो कर सकता है, ना उसको किसी प्रकार की मदद देकर उसको बढ़ाने का काम किया है, वो है प्राकृतिक निर्मित। तो प्राकृतिक के मतलब यहाँ पे लिखे हैं, केवल प्राकृतिक लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक होता है, शॉर्ट में आपको कोशिश किया हूं कि बता दो। तो जो प्रकाश है वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक एक प्रकार से प्राकृतिक स्रोत होता है, और दूसरा जो होता है मानव निर्मित होता है। मानव निर्मित के मतलब होता क्या है, मानव निर्मित के मतलब आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे, मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं, उसी से यहाँ पे बनाया गया है प्राकृतिक निर्मित प्रकाश और मानव निर्मित प्रकाश। तो मानव निर्मित के मतलब यही हुआ कि मनुष्य ने उसको तैयार किया है, मनुष्य ने बनाया है, और प्राकृतिक माने मनुष्य नहीं बनाया है। उसका यहाँ पे प्रोसेस में मैं तोड़ दिया हूं कि प्राकृतिक लिख दिया हूं। प्राकृतिक में क्या होगा, सूर्य और तारा। क्या आप सोच पाएंगे कि सूर्य और तारा को क्या आपने बनाया है, कभी नहीं, ना सूर्य को बना सकते हैं ना तारा को बना सकते हैं। तो ऐसी प्रकाश के जो स्रोत है ये क्या है, प्राकृतिक है। सूर्य और तारा जो है प्राकृतिक है। सूर्य देखते हैं दिन में उजाला करते हैं, प्रकाश देते हैं, और तारा भी रात को देखते हुए बहुत ऊंचाई पर रहते हैं और प्रकाश देते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है, लेकिन वो दो प्रकार के स्रोत से आता है, एक प्राकृतिक के माध्यम से आता है और एक मानव निर्मित है, जो मनुष्य ने बनाया है वो भी प्रकाश देता है। दूसरा चीज प्राकृतिक आप लोग समझ गए होंगे, सूर्य है और तारा है, इसको मनुष्य ने नहीं बनाया है, ना सूर्य को मनुष्य बना सकता है ना बनाया है। तारा भी उसी प्रकार के है, ना सूर्य को तारा को मनुष्य ने बनाया है ना बना पाएगा। नेक्स्ट है आपके मानव निर्मित के बारे में। मानव निर्मित अभी मैंने बताया कि मनुष्य का द्वारा जो बनाया गया है वो प्रकाश देने वाला वस्तु मानव निर्मित कहलाएगा। जैसे आपको बल्ब की बात कर रहे हैं, बल्ब आप देख सकते हैं, ये जो बल्ब आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बल्ब है ये मनुष्य ने तैयार किया है, लेकिन इसके अंदर में जो करंट देने का माध्यम है कहीं ना कहीं विद्युत से जोड़ा जाएगा। जब विद्युत से हम जोड़ेंगे तो ही आपका ये प्रकाश ऊर्जा होगा, जो इसके पहले मैं परिभाषा दिया था कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। तो इसमें जब हम करंट देंगे, धारा पर प्रवाह देंगे, तभी रोशनी करेगा, तो अंजोर होगा, तो हमारी दृष्टि है देखने के लायक बनेगी। तो ये बल्ब को किसने बनाया है आपको समझ में आता होगा। को लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक लोग दिमाग लगाया, बल्ब बनाया, इतने ट्यूबलाइट बनाए, इतने प्रकार की चीज बनाया, तो क्या है ये मनुष्य ने बनाया। मनुष्य के दिमागों में प्रकृति का प्रेरणा कैसे जगी, उसके पीछे कहानी लंबी हो जाएगी। उसी प्रकार से ट्यूब हो गया, ट्यूब समझते होंगे, मरकरी आप देखते होंगे घरों में लंबी सी लगती है, वो भी जो है प्रकाश देता है, वो भी मानव ने बनाया। तीसरे चीज है आपके स्टेप में जलता कोयला। कोयला तो प्राकृतिक है, लेकिन जलाने का काम किसने किया, मनुष्य ने किया। तो इस प्रकार से ये समझा मनुष्य ने कि कोयला जो है जलाएंगे तो प्रकाश देगा। इस प्रकार से इसको भी जलता कोयला को मैं इसके अंदर में डाला हूं। इसके बाद है मोमबत्ती।
मोमबत्ती समझते होंगे, दिवालियों के अंदर में आप लोग जलाते होंगे, तो क्या करता है, मोमबत्ती मनुष्य ने तैयार किया, लेकिन मोम तो प्रकृति के हैं, पहला चीज। अब इसमें विखंडित है, तो थोड़ा सा एक चीज और इसमें समझाने का कोशिश करूंगा, पहले इस टॉपिक पे बात कर लीजिए। मोमबत्ती, मोमबत्ती आप लोग कैंडल के बारे में जानते होंगे कि उसको जलाया जाता है तो प्रकाश देता है, तो वो आपके मोमबत्ती हो गया, वो भी मनुष्य ने बनाया है। इसके बाद टॉर्च के बारे में बात कीजिए, जैसे यहाँ पर टॉर्च आप देख रहे हैं, ये जो टॉर्च आपको दिख रहे हैं, ये किसने बनाया है, टॉर्च मनुष्य ने बनाया है। और इसके अंदर में जो मसाला डाला गया है, सेल डाला गया है इसके अंदर में, सेल जिसको कहते हैं बैटरी, इसको नहीं बोलेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि बैटरी और सेल के अंदर में क्या अंतर है, क्योंकि एक पाठ में पूरी जानकारी संभव नहीं है, फिजिक्स हो या किसी भी सब्जेक्ट को, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक जानकारी मिलता है। कि ये जो टच है ये मनुष्य ने बनाया है, ये क्या करता है आप लोग समझते होंगे कि प्रकाश देता है, अगर इसको मैं जलाऊं तो ये प्रकाश देगा। तो टॉर्च भी हो गया, इत्यादि बहुत सारे वस्तुएं जो मनुष्य ने बनाया है, प्रकाश देता है, इसलिए उसको मानव निर्मित कह सकते हैं। तीसरी चीज, अगर जितना इसमें ये मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित की हम बात करते हैं, उसमें जो भी मानव निर्मित है, कहीं ना कहीं आप ये समझिएगा कि प्राकृतिक के वस्तुओं से ही निर्मित होती है, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, प्राकृतिक के वस्तुओं से ही निर्मित होती है। हम लोग बांट दिए, ठीक है, बल्ब बनाया तो बल्ब के जो कच्चा सामान है बनाने के लिए प्राकृतिक के खनिजों से बनाया गया है, ये समझना होगा। या जलता कोयला है, कोयला क्या है, प्राकृतिक है, मनुष्य ने उसको जलाया इसलिए मानव निर्मित में रूप में आ गया। मोमबत्ती मधुमक्खी के छत्तों से या किसी प्रकार के कच्चा पदार्थों से तैयार किया गया, तो एक प्रकार से प्राकृतिक है। तो इस तरह से बात करें तो इस दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं सब प्राकृतिक ही है, बशर्ते उसको मानव ने अपने बुद्धि और विवेक और कौशल के द्वारा उसको क्या किया, बदलने का रूप धारण करके और उसको बदल करके अन्य वस्तुएं बनाने का प्रयास किया, तो इसलिए वो मानव निर्मित कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक का ही वस्तु है। दूसरी चीज, अब इसके अंदर में हम बात करते हैं कि इस दुनिया के अंदर में कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, स्वयं के मतलब उसको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वैसे वस्तुओं को हम लोग नामकरण करते हैं, उसको हम लोग लिखे हैं अदीप्त पदार्थ। अदीप्त के मतलब समझिए कि अदीप्त यहाँ पे लिखा है नॉन ल्यूमिनियस, तो समझिए कि ये जो अदीप्त मतलब हो गया कि वैसे वह पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यहाँ पे हो गया कि वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वैसे वस्तु को हम लोग अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे आपको लिखा है अदीप्त पदार्थ नॉन लुमिनियस, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है, लेकिन प्रकाश की, यहाँ पे लिखा है प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं। अगर उसको प्रकाश दिया जाए तो दिखाई पड़ता है, ठीक है, जैसे आपको पत्थर हो जाएगा, टेबल कुर्सी अन्य वस्तुएं हो जाएगी, वो प्रकाश नहीं करता है, लेकिन उसके ऊपर अगर हम टॉर्च वाले साइड से कहीं भी तो हमारे पास चमकने लगती है, दिखने लगती है, वैसे वस्तुओं को हम लोग कहते हैं अदीप्त पदार्थ। मतलब अदीप्त की मतलब दीप्त नहीं है, वो प्रकाश देने वाली वस्तुएं नहीं है, उसके ऊपर हम लोग प्रकाश देंगे तो दिखाई देगा। कुछ ऐसे चीज है जिसको बिना प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं, जैसे रात में सूर्य, रात में चांद है, थोड़ा देर के लिए बात कीजिए तो चांद दिखते हैं ना कि चांद उगे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है जो अभी को नीचे नोट में डाला हूं, उसको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या चीज है। तो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उसको कहेंगे दीप्त, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसको कहेंगे अदीप्त। तो ये हो गया अदीप्त में आ जाएगा पत्थर, टेबल, कुर्सी इत्यादि जो वस्तुएं होती हैं वो सब क्या है, अदीप्त हो गया, क्योंकि वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। अब आएगा आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त के मतलब कि जो स्वयं, उसको दीप्तमान भी कह सकते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सेल्फ माने स्वयं, ल्यूमिनियस माने प्रकाश, अदीप्त दीप्तमान के शब्द हो गया वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यहाँ पे देखिए जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं लिखा गया है, जो भी चीज स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको हम लोग कहेंगे आत्मदीप्त। आत्मदीप्त के मतलब हो गया कि जो अपने द्वारा उत्पन्न करते हैं प्रकाश को, वो हो गया आत्मदीप्त प्रकाश। सूर्य, तारे, दीपक। दीपक आप समझिएगा कि दीपक में केवल तेल बत्ती लगाते हैं, मानव निर्मित है, लेकिन उसको अगर जला दिया जाए तो स्वयं और किसी की सहायता उसको नहीं जरूरत पड़ता है, इसलिए सूर्य और तारे और दीपक जो है स्वयं अपने आप को प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, इत्यादि इसके अंदर में डाला गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे चीज होगा जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, वो हो जाएगा आत्मदीप्त पदार्थ, ठीक है। तीसरी चीज इसके बारे में आगे बताया है कि नोट में दिया है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में बताया है कि चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है।
अदीप्त के मतलब हो कि चंद्रमा जो आप रातों को देखते होंगे चमकते हैं, तो वो अपने प्रकाश से नहीं चमकते हैं, उनकी कोई अपनी प्रकाश नहीं है, उनके अंदर में कोई ऐसा पदार्थ या किसी प्रकार की ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जिसके चलते वो प्रकाश आपको दे पाते हैं, वो प्रकाश अपने से नहीं दे पाते, इसलिए उनको कहा गया अदीप्त पदार्थ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कारण दिए है, क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करते, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं, जैसे लिखे हैं, बल्कि वो अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को ध्यान से समझिए, यहाँ पे अपने पर, वो अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश, चंद्रमा है उनके ऊपर जब प्रकाश पड़ा तब जाके वो क्या हुए, वो अपने प्रकाश को, जो भी सूर्य के प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ा तो वो प्रकाश को क्या किए, परावर्तित किए, तो वही परावर्तित किए तो पृथ्वी तल पे आया, धरती के ऊपर में आया, तो हम लोग कहते हैं कि चांद चमक रहे हैं, तो चमकना बोलते हैं, ना कि सूर्य चंद्रमा को बोलते हैं कि वो अपना प्रकाश देते हैं। सूर्य में अपना प्रकाश होता है, आप देख सकते हैं कि सूर्य जब निकलते हैं तो स्वयं अपनी प्रकाश लेकर आते हैं। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि वह अपने प्रकाश से नहीं प्रकाशित होते हैं, वह सूर्य के प्रकाश को अपने ऊपर जब उनके ऊपर पड़ता है तो वह चमकता है, चमकने के कुछ अंश धरती के ऊपर आता है, इसलिए चंद्रमा जो है वो चमकीला दिखते हैं। तो उसका कारण क्या है, वह अदीप्त हुए और वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, वो परावर्तित करते हैं। किसको परावर्तित करते हैं, अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को, इसलिए चंद्रमा जो है चमकते हैं। इस प्रकार से हम लोग ये टॉपिक इतना हम लोग जाने। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला स्टेप जो हमारा होगा वो आपके पास है, उसको देखते हैं कि अगला क्या हमारे पास स्टेप है। ठीक है, इतना चीज आपको जब तक शुरुआत से वीडियो अगर नहीं देखिएगा तो आप लोग समझ नहीं पाएगा ना, इसको क्लियर कर पाएगा कि हाँ क्या चीज। ठीक है, आगे को मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, इसको समझिए और इसको एनसीईआरटी बुक के तहत लेकर चलिए। इसमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अगर दिक्कत है तो आप लोग इसको बताने का कष्ट करेंगे, उसको समस्या को हल किया जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप हम दे रहे हैं आपको, प्रकाश के गमन पथ दिशा को, गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। अब यहाँ पे किरण एक शब्द हमारे किताब के अंदर में, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर में है कि प्रकाश के गमन पथ के मतलब होता है कि प्रकाश जिस माध्यम से चलता है उस पथ को, दिशा को हम किरण कहते हैं, जो ना दिशा में जा रहा है। जैसे आपको यहाँ पे समझा देते हैं कि यहाँ पे दिशा किस रूप की, ये जो दिशा देख रहे हैं सीधी की ओर दिशा है, ऐसे रेखाएं जो बनती है कहीं भी, ये क्या बताता है, ऐसी रेखाएं जो बनती है ये क्या है, किरण की संकेत है। ठीक है, ऐसी रेखाएं जो है किरण कहलाती हैं, प्रकाश की दिशा की ओर संकेत करती है। कहीं से भी अगर प्रकाश निकलेगा तो उसमें से किरण निकलती है, पतला पतला एक सीधा की ओर निकलता है रेशा की तरह। आप अगर कोई लाइट को जला करके और आंखें को धुंधला हल्का कम बेसी करके खोलिएगा तो उसमें से देखिएगा रेशा की तरह निकलता है, तो वो लंबी लंबी रेखाएं इसी प्रकार की बनकर निकलती हैं। इसलिए उसमें से एक लिया गया कि प्रकाश के चलने के पथ को क्या लिखा है, प्रकाश के गमन पथ या चलने जो भी कहिए, प्रकाश के गमन पथ की दिशा, दिशा के मतलब ये इधर से निकल के इधर जा रही है, दिशा को किरण कहते हैं, जिसका किरण का संकेत आपको मैं दे दिया हूं। अब इसके बाद आते हैं कि किरण जो आती है उसको हम क्या कहते हैं, किरण जो आती है वो कहां से आती है, कैसे आती है। तो आप लोग किरण के बारे में समझते होंगे, सूर्य से भी किरण आती है, चांद से भी किरण आती है, इस तरह से उससे भी जो चमक आता है, चमक में पैदा होगा, उससे भी एक रेशा की तरह निकलता है, बहुत सारे रेशाएं निकलती हैं वहां से। तो उस प्रकार से उस चीज को क्या कहेंगे ये हम जानने का प्रयास करेंगे। किरण के बाद अगला हमारे पास होगा स्टेप प्रकाश
प्रकाश पुंज के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। बेम ऑफ लाइट, ठीक है, बेम ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। किरणों के समूह को, ठीक है, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है, ठीक है। यहां मैंने बताया प्रकाश पुंज क्या है। तो देखिए प्रकाश पुंज के मतलब कि प्रकाशों के इकट्ठा, जहां पर एक तरह से जहां से प्रकाश निकलता है वैसे चीज को हम लोग प्रकाश पुंज कहेंगे। और यह तीन तरह के होता है। लिखवाया गया कि किरण के समूह के मतलब हो गया कि ऐसे ऐसे बहुत सारे किरण अगर इकट्ठा हम कर दें तो तीन तरह की आकृतियां हमारे पास दिखेगी, जिसमें मैं बताऊंगा किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यह तीन प्रकार के होता है। तो इसमें कौन कौन होता है इसको मैं इंगित कर रहा हूं, यहाँ पे आपको शो कर देते हैं, ठीक है। इसको आपको इंगित कर देते हैं। पहला लिखते हैं समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। तीसरा है प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। ये तीन प्रकार के प्रकाश पुंज जो है तीन प्रकार के होते हैं, यहाँ पे जिक्र किया गया है। एक होता है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। तो अब इसको जानेंगे कि इसके जानने के बाद ही अगला स्टेप हम लोग का चलेगा। तो आइए अब समांतर प्रकाश पुंज की जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। समांतर प्रकाश पुंज कैसा होता है इस चीज को समझेंगे। कोई भी चीज लाइन बाय लाइन अगर नहीं पढ़ेंगे आप लोग, अगर क्लास बीच में छोड़ देंगे या वीडियो छोड़ देंगे तो फिर नेक्स्ट वाला वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप है, तभी आपको क्वेश्चन को पकड़ने में मदद करेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रकाश पुंज में समांतर प्रकाश पुंज की बात कर रहा हूं, ठीक है। समांतर प्रकाश पुंज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती हैं, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ये कैसा होता है इसको समझिए। समांतर प्रकाश पुंज आप लोग मैथमेटिक्स में समांतर रेखा की जिक्र किए होंगे, मैथ के अंदर में समांतर रेखा आपको पढ़ाई गई होगी। मैथ के अंदर में समांतर रेखा क्या है उसको आप जानते होंगे, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ पे बता रहा हूं, एक रेखा यह गया, दूसरा रेखा इसके पैरेलल समांतर में जा रही है,
तीसरा एक रेखा और जा रही है। इस तरह से बहुत सारी रेखाएं आपको एक समांतर एक दूसरे के चलेगा, ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका संकेत क्या दे रहा हूं मैं, इधर से प्रकाश इस दिशा की ओर जा रहा, ये संकेत आपको मैं दे रहा हूं, इस दिशा की ओर इधर से निकल करके इधर से प्रकाश जा रहा है इस दिशा की ओर। ऐसी रेखाएं जहां पर बनती हैं उसको हम लोग बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज मतलब एक जगह पूंजी है, प्रकाश की किरण है बहुत सारा, वहां से निकल के सीधा की ओर जा रही है, एक दूसरे के समांतर जा रही है, ऐसी किरण को हम लोग बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। ये आपका एक का परिभाषा हो गया। अब मैं दूसरा को परिभाषा देने वाला हूं, इसको देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है। अभिसारी प्रकाश पुंज अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है, अभिसारी प्रकाश पुंज कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो, एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे समझिए ये कैसा होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसमें होता है कि एक बिंदु से यहां एक बिंदु, यहां से प्रकाश की दिशाएं अलग दिशा में जा रही है, ये सब अलग अलग दिशाओं में एक बिंदु पर संकेत कर रहा है कि एक बिंदु से प्रकाश निकल रही है। ये संकेत आपको कर रहा है कि एक बिंदु से प्रकाश बाहर की ओर निकल रहा है। ऐसी रेखाएं जो है, एक बिंदु यहां पर समझिएगा कि ये हो गया, यहां से क्या हुआ देखिए, इसमें लिखा गया है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं क्योंकि ये मिलने वाली नहीं रेखा है, ये है जाने वाली रेखा है, जो अपसारी इसके बारे में बताएंगे। इसको केवल खाली घुमा दीजिए तीर निशान, एक बिंदु पर मिलाना है तो इसको ऐसे कीजिए, एक बिंदु पर मिलाना है इसको ऐसे कीजिए। ठीक है, ये क्या संकेत करिए कि इधर से प्रकाश आ रहा है, सब जाकर के एक बिंदु पर मिल रहा है। इस तरह से जो भी रेखाएं बनती हैं, इस ऐसी रेखाओं को हम लोग, ऐसे प्रकाश के बिंदु पॉइंट जो बनता है बाहर से आकर के एक जगह जब मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अभिसारी प्रकाश पुंज कन्वर्जेंट, ठीक है ना। बीम ऑफ लाइट, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आपको स्टेप में बता देना चाहता हूं। इसे संश्रित प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, ये भी जानिएगा। संश्रित के मतलब क्या हुए इसके बारे में समझिएगा कि अनेकों जगह से आकर एक बिंदु पर क्या होती है, मिल जाती है, इसको हम लोग संश्रित के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। आपको ये प्रकाश पुंज के दो परिभाषा हो गया। और नेक्स्ट इसके बारे में आगे जो है इसके बारे में जानते हैं, वो क्या है, अभिसारी हुआ तब है अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अपसारी प्रकाश पुंज को जान लीजिए। स्टेप बाय स्टेप पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको यह समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक भी चीज इसके अंदर में छोड़ेंगे तो आपको फिजिक्स का क्वेश्चन या न्यूमेरिकल या किसी प्रकार की इस तरह से क्वेश्चन जो है आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट को छोड़ना और पाठ को छोड़ना के बराबर हो जाता है। अगला हम लिखेंगे अपसारी प्रकाश पुंज
डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होती हैं, उसे अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत के मतलब होता है निकलना। जैसे आप समझिए इसको, इसमें क्या अंतर होता है इसको समझिए। एक बिंदु यहाँ पे जो उसके पहले बनाए थे फिगर, एक बिंदु से निकाल रहा हूं इस दिशा की ओर। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें तीर बनाऊंगा तो उस दिशा की ओर बनाऊंगा। ये हो गया यहां से निकलने की ओर संकेत करे। जिधर तीर का मुंह चौक होता है निकला हुआ तो उस दिशा की ओर जाने की पहचान करती है। ये आपका होगा एक बिंदु से प्रकाश की किरणें को निकल रही है। तो ऐसे रेखाएं जो भी बनती हैं, एक बिंदु से प्रकाश जा रही है, इसके पहले एक बिंदु अनेक बिंदु से अनेकों जगह से एक जगह आ रही थी, इसके पहले वाला में समांतर जा रही थी। तो ये हो गया आपका अपसारी प्रकाशपुंज। ठीक है, इसे एक और नाम देते हैं, वो भी मैं लिख देता हूं, इसे अपसरित प्रकाश पुंज कहते हैं। क्योंकि ये शब्द अगर नहीं जानेंगे ना तो आपको क्वेश्चन के अंदर में क्या करेगा, अपसरित बोल देगा और अपसारी नहीं बोलेगा, इसलिए आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो अभी आप लोग ये क्या जाने, प्रकाश पुंज के बारे में जाने। प्रकाश पुंज तीन तरह के होता है, अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। तो इसकी तीन रेखाएं होती है, तीन प्रकार की होती है। तो इस जगह तक आपको ये जानकारी मैंने दिया और पुनः इस चीज को मैं आगे की ओर बढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे को नेक्स्ट इसके बाद जो होगा, इसके नेक्स्ट आगे जो भी आपके कंसेप्ट होगा, इस कंसेप्ट को अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। जो भी आपको ये वीडियो हुआ उस चीज को आप देखिए और एक भी वीडियो को छोड़िए मत, क्लास बाय क्लास को, ताकि आपको ये पढ़ने में आसानी हो। अगर आप छोड़ देंगे तो याद रखिए कि आगे की ओर आपके जो क्लास होंगे वो क्वेश्चन को आप पकड़ नहीं पाएंगे। कि ये बेस है, उसी के आधार पर ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसे बात बताऊंगा जो आपको समझने से मुश्किल होगा, तो जानना जरूरी है। क्योंकि अभी दर्पण पढ़ाऊंगा, दर्पण में बहुत तरह की चीज सिखाना है। उसमें समतल दर्पण, आपके पास बहुत सारे दर्पण को मैं दिखाऊंगा, भी फिगर भी दिखाऊंगा, लाइट को भी दिखाऊंगा कि कैसे प्रयोग हम लोग करते हैं। तो चाहूंगा कि आप लोग पूरे अच्छे से वीडियो को देखिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए और बताइए। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।